डेटाबेसेस टॉपिक से नाम से ही जाहिर है कि ऐसी डेटाबेसेस सिस्टम के जो पैरेलली एक से ज़्यादा क्यूरीज चला सकें या एक क्यूरी को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कर सकें एक ही दफ़ा में, या और मतलब इन ये भी हो सकता है कि मल्टीपल जो सिस्टम्स हैं, सर्वर्स हैं, उनके ऊपर एक ही टाइम पे या तो सेम क्यूरी मल्टीपल टाइम चलाएं या मल्टीपल क्यूरीज सेम टाइम में एग्जीक्यूट करें। वो कैसे है आगे हम देखते हैं। इसमें कुछ स्लाइड्स इसमें पैरेलल डेटाबेसेस की ना, इससे जो पिछला लेक्चर था ऑनलाइन डेटा मैनिपुलेशन, उसमें भी थी। यू कैन फॉलो दो स्लाइड्स एज वेल आफ्टर दिस लेक्चर, या जब हम ये टॉपिक इंशाल्लाह कवर कर लेंगे तो आप वो वाली स्लाइड्स से भी गाइडेंस ले सकते हैं। इसका ब्रीफ जो ओवरव्यू है, इसमें जो कंटेंट्स हैं, ये एक्चुअली उसका आई थिंक चैप्टर 18 है, हाँ जी ऊपर लिखा हुआ है। पैरेलल जो डेटाबेसेस है उसके हवाले से हम बात करें तो जो पैरेलल मशीन्स यानी जो हार्डवेयर इस बात के कैपेबल हैं कि वो मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट कर सकें, उनको हम पैरेलल जो मशीन है वो कह सकते हैं हम। इसमें ये चीज़ें अफोर्डेबल होती जा रही हैं वो इस तरह से कि जब जो प्राइसेस हैं, सॉरी ये मैं चीज़ थी कि जो मल्टीपल मशीन्स हैं उनको हम पैरेलल मशीन्स कहेंगे, और जो एक ही साथ में मिलके एक ही जो क्यूरी है उसको एग्जीक्यूट करें। दोनों अपने अपने पास जो उनके पास डेटा पड़ा हुआ है उसके ऊपर सेम क्यूरी लगाएं, या क्यूरी का सेम बड़ी एक क्यूरी है उसका कुछ पार्ट एक सिस्टम पे चल रहा हो और कुछ पार्ट दूसरे सिस्टम पे चल रहा हो। तो ऐसी अरेंजमेंट को हम पैरेलल मशीन कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने दो डिफरेंट टेबल से डेटा सेलेक्ट करना है, और एक टेक्निक हम आगे चलेंगे, डेटा पार्टीशनिंग टेक्निक, जिसमें कि हम सारा डेटा एक ही सिस्टम पे नहीं रखते हैं, हम मल्टीपल सिस्टम्स इंगेज करके उनको आपस में इंटरनेट से या नेटवर्क से कनेक्ट करके उनके ऊपर हम डेटा की पार्टीशन यानी पार्ट्स रखते हैं। ये डेटा बेसिस में भी आप कर सकते हैं, उसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम खुद ही इस चीज़ को हैंडल करता है अगर उसमें सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी है। तो हम एग्जांपल ले सकते हैं कि वो एक जो टेबल है उसका हाफ पार्ट एक मशीन के ऊपर है, और यानी सिस्टम या सर्वर के ऊपर है, और दूसरा पार्ट किसी दूसरे सर्वर या मशीन के ऊपर है, और आपने उस टेबल में से एक क्यूरी ऐसी एग्जीक्यूट की है जिसमें आपने कोई क्राइटेरिया फॉर एग्जांपल दिया हुआ है। तो बजाय इसके कि वो एक मशीन पे पहले क्यूरी चलाए, जितना भी पार्ट टेबल का है वहां पे उसको चेक करे, और उसके बाद वो दूसरी मशीन के ऊपर आए और उसको डेटा दूसरी मशीन में से मिले, तो इससे बेहतर है कि वही क्यूरी दोनों मशीन्स पे एक ही टाइम पे चला दी जाए, ताकि डेटा पर यूनिट ऑफ टाइम जितने डेटा जो लाइंस हैं या रिकॉर्ड्स हैं या टपल हैं वो प्रोसेस हो सकते हैं, हम उसको इंक्रीज कर रहे हैं। तो ऐसी अरेंजमेंट में जब मशीन्स आपस में मिलके काम कर रही हैं अंडर अ सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो हम उसको कहेंगे कि ये पैरेलल मशीन्स हैं। अब यहाँ से हम बात आगे शुरू करते हैं जी। ये पैरेलल मशीन्स, मसलन आप मल्टीपल कंप्यूटर्स सर्वर्स आप अरेंज कर लें, ये इस तरह से मतलब क्या महंगा नहीं पड़ जाएगा? तो उसका ये जवाब है कि जी ये जो प्राइसेस हैं माइक्रो प्रोसेसर्स की और उसकी जो दीगर हार्डवेयर है कंप्यूटर का, उसकी प्राइसेस एक तो कम हो रही हैं, दूसरा ये है कि ये भी किया जा सकता है कि आप एक ही जो डेस्कटॉप है उसके ऊपर दो प्रोसेसर्स या मल्टीपल प्रोसेसर्स लगा लें, उसके साथ आप मल्टीपल हार्ड डिस्क लगा लें, तो भी अफोर्डेबल होता जा रहा है ओवर द टाइम। तो जो दूसरी तरफ है कि जो डेटाबेसेस हैं, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वी ऑलरेडी आर एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड ऑफ बिग डेटा, कि जहाँ मतलब टेराबाइट्स के मल्टीपल में डेटा
होता है। तो एक ये बात भी है कि इतने बड़े डेटा को पहली बात है कि होस्ट कहाँ किया जाए, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इस जो टॉपिक है इसके अंदर हम कह रहे हैं कि देयर कैन बी अ लार्ज डेटा विच द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट वी आर सपोजिंग, जो हम एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सपोज कर रहे हैं, वो मल्टीपल मशीन्स यूज़ कर रहा है, उसके ऊपर उसने डेटा को होस्ट किया हुआ। कैसे मैनेज कर रहा है उसमें से कुछ पार्ट हम आगे देखेंगे इसी टॉपिक में। तो बात यह है कि जी डेटा बेसिस भी ग्रो कर रही हैं, और उसमें अ, जो जो ट्रांजैक्शंस परफॉर्म होती हैं, और या आप कह लें कि जो डेटा की जो वॉल्यूम रिसीव होती है, या डेटा जो मूव कर रहा है, या वट एवर इट इज़, डेटा की सूरत में जो भी हमारे पास वॉल्यूम है उसको हम सेव भी करना चाह रहे हैं। उसमें फॉर एग्जांपल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं डेली की, जिसमें कि हज़ारों लाखों जो ट्रांजैक्शंस हैं या जो बैंकिंग ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म होते हैं ओवर मोबाइल फ़ोन्स फॉर एग्जांपल, या ओवर द इंटरनेट बैंकिंग, या बैंकों के अंदर भी जो लोग पर्सनली जाके जो है बैंकिंग ऑपरेशंस के लिए जाते हैं, पैसे विड्रॉ करने, डिपॉजिट करने के लिए, लोन के लिए, तो और बेशुमार बैंक के जो प्रोसीजर्स हैं। तो इन सारी जो ट्रांजैक्शंस का डेटा है बेसिकली, तो वो ऑलरेडी जो कस्टमर्स का डेटा है उसकी मैनिपुलेशन है। लेकिन अगर हम फॉर एग्जांपल बैंक की बात करें, तो हमें बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, या बैंक हमारी सहूलत के लिए बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है। तो जितने भी अकाउंट होल्डर हैं वो ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करते हैं, वो बेसिकली नए से नया डेटा ही जनरेट कर रहे होते हैं। अदर देन दैट, किसी का बैलेंस है, अकाउंट बैलेंस है, तो वो या तो बढ़ा होगा, तो या कम हो रहा होगा, या सेम होगा। अगर सेम है तो इसका मतलब है कि कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म नहीं है। अगर ज़्यादा या कम हो गया है तो ऑल इट लाइक रिक्वायर्स इज टू प्लस और माइनस द अमाउंट। लेकिन बैंकिंग का जो जैसे सिस्टम है बड़ा सेंसिटिव है, तो एवरीबडी वांट्स टू नो कि उसने पैसों का क्या किया, ये कहाँ से पैसे आए, कितने पैसे आए, कब आए, उसके बाद बैलेंस क्या था। वो कंप्लीट मालूमात देने के लिए ये एक्स्ट्रा डेटा है कि जो डेटा से जनरेट हो रहा है, जो ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ है बैंकिंग का, यानी आपके जो अकाउंट का डेटा है उससे मज़ीद डेटा जनरेट होता जा रहा है, तो वो भी स्टोर करते हैं बैंक्स। सो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि जो डेटा है, अगर हमारे पास 1 GB का डेटा है और वो सॉफ्टवेयर से वो यूज़ हो रहा है, मसलन जैसे डेटाबेस में आपने डेटा ऐड किया है, तो उस डेटा पे आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उससे मज़ीद डेटा जनरेट हो रहा है, उन फंक्शन, उन ऑपरेशंस का, या डेटा के जो मैनिपुलेशन है उसका। सो ये ज़रूरत इस बात की है कि हम इस चीज़ को हैंडल कर सकें कि बढ़ते हुए डेटा के साथ जो एडिशनल डेटा वो जनरेट कर रहा है वो भी बढ़ जाता है। सो जो लार्ज स्केल जो पैरेलल डेटाबेस सिस्टम्स हैं वो मसलन हमें स्टोरिंग लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा के लिए यूज़ होते हैं। फिर जो टाइम कंज्यूमिंग जो क्यूरीज हैं, कि जो डेटा ज़ाहिर है कि अगर टेबल में मसलन 2 लाख एंट्रीज हैं, तो उसमें से कोई डिसीजन लेना है, मसलन कि जी एम्प्लॉय परफॉर्मेंस के हवाले से कोई ग्रेड देते रहे हैं हम पर हर महीने एम्प्लॉयज़ को, अब हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं बेस्ट एम्प्लॉय कौन सा है, तो इट मे टेक लाइक सम टाइम टू, और या हम प्रमोट करना चाह रहे हैं किसी एम्प्लॉय को, या हम रिपोर्ट जनरेट करना चाह रहे हैं फॉर पर्टिकुलर क्राइटेरिया, तो उसमें देर लग सकती है। जैसे मैंने पहले कहा कि एक क्यूरी आप मल्टीपल मशीन्स पे चला दें, या मल्टीपल क्यूरीज मल्टीपल मशीन्स पे चला दें, तो आप टाइम बचा सकते हैं। और इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करते हैं डेटा में, तो ट्रांजैक्शन अगर मल्टीपल साइट्स पे डेटा पड़ा हुआ है, तो ट्रांजैक्शन एक टाइम कंज्यूमिंग काम हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन। तो उसको भी स्पीड अप करने के लिए ये जो है ना पैरेलल डेटाबेसेस का यूज़ है। ये एक बात नोट कीजिए कि ये जो
पैरेलल डेटाबेसेस हैं, इनका जो इस्तेमाल है दैट वाज द पीक ऑफ डेटाबेस मेरे ख्याल से, कि जब डेटा बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होना शुरू हो गया और दुनिया डेटाबेस को अपनी मजबूरी समझ के उसके ऊपर यानी बोझ लादना शुरू कर दिया, और जो कंपनीज हैं उन्होंने भी डेटाबेस को जो है पैरेललिज्म की तरफ ले गए और ज़्यादा फास्ट करने की कोशिश की, जस्ट बिकॉज देयर वाज नो अदर सोल्यूशन इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। तो डेटाबेस वालों ने एक तरह से खूब यानी कि अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एनहांस करने की कोशिश की, और जाहिर है कि उसकी मार्केट भी खूब उन्होंने जो है वो एंजॉय की होगी कि देर इज़ नो अदर वे कि आप कंपनीज कॉर्पोरेट डेटा कहाँ रखें, वो जी एक से एक नया वर्जन देते जाएंगे, जी ये 11 है, 12 है, 14 है, ये जी पिछले वर्जन से इतना ज़्यादा डेटा हैंडल कर लेगा, इतनी जल्दी ये थ्रूपुट दे देगा, ये फीचर वो फीचर, हत्ता कि फिर बिग डेटा का जो बाकायदा जो टूल्स हैं वो आ गए, और उन्होंने ये साबित किया कि डेटा बेस से स्ट्रक्चर डेटा में आप एक हद तक जो है पैरेललिज्म और ये दीगर चीज़ें आप मतलब आप कर सकते हैं। डेटा बेस से बाहर निकलिए, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी है, साथ में आपको उसका जो प्रोसेसिंग है वो भी आप डिस्ट्रीब्यूटेड जो फाइल सिस्टम में, फॉर एग्जांपल हडूप में, आप में भी डेटाबेस से ज़्यादा बेहतर तरीके से आप डेटा या ज़्यादा जल्दी आप परफॉर्म कर लें। नेवरदलेस अभी तक जो बैंक्स हैं पाकिस्तान में एटलीस्ट वो डेटाबेस पे ही चल रहे हैं, एंड दे आर यूजिंग सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। उनकी एक ही डेटाबेस की साइट है होती है सारे मुल्क में, बैकअप साइट होगी लेकिन मेन जो जहाँ से ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं वो एक ही है। वहाँ पे अगर वो पैरेलल मशीन्स रख के क्लस्टर क्रिएट करके हार्डवेयर का और उसके ऊपर डेटाबेस सिस्टम चला रहे हो, सो इट इज़ पॉसिबल जो है कि वो लोग ऐसे कर रहे हैं। बहरहाल तो कहने का मतलब है कि डेटाबेसेस अभी इतनी भी ऑब्सोलीट नहीं हुई हैं। सम मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर के जहाँ पे डेटाबेस के जो रिलेशनल डेटा की सूरत में उनका काम चल रहा है तो वो उसको चला रहे हैं, दे आर हैप्पी विद दैट। नेवरदलेस सो डेटा को अब पैरेलली हम किस तरह से उसको एक्सेस करें। पैरेलल का मतलब है कि एक साथ मल्टीपल मशीनें, दो या दो से ज़्यादा जो मशीन्स हैं वो डेटा को पढ़ सकें इकट्ठे, या एक ही मशीन पे मल्टीपल जो हैं प्रोसेसेस हैं, जैसे क्यूरीज हैं मल्टीपल, वो सेम डेटा हो या सेम डेटाबेस हो उसमें वो एग्जीक्यूट कर सकें, या मल्टीपल मशीन्स पे हर मशीन पे मल्टीपल क्यूरीज उस डेटाबेस का जो डेटा है उसको पढ़ सकें या मैनिपुलेट कर सकें। उसके लिए एक बेसिक चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि हम डेटा को एक्सेस कैसे करेंगे या डेटा को होस्ट कैसे करेंगे। एक जो टेक्निक है या एक सोल्यूशन है वो ये है कि हम डेटा को पार्टीशन कर दें, यानी हम एक सिस्टम पे डेटा ना रखें, हम मल्टीपल सिस्टम्स पे डेटा को पार्टीशन करके, यानी उसके जो है किसी एक लॉजिक के थ्रू उसके हिस्से करके डेटा के पार्ट्स को हम, यानी एक टेबल है तो उसके जो पहले 25% जो उसके रिकॉर्ड है वो एक सिस्टम पे रख दें, अगला 25% जो उसके टपल्स हैं वो दूसरे पर, इसी तरह राउंड रॉबिन फैशन से हम डेटा को रख दें मुख्तलिफ सिस्टम्स के ऊपर जितने भी हमारे पास अवेलेबल हैं। फिर जो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि जो रिलेशनल ऑपरेशंस हैं, जो क्यूरीज वगैरह हैं, वो हम एक पैरेलली हम परफॉर्म कर सकते हैं। एक टेबल है जैसे मैंने आपको बताया, एक ही सिस्टम के ऊपर है, उसके ऊपर आप एक क्यूरी लगाते हैं, वो जितना टाइम लेगी दैट वुड बी डिपेंडेंट अपॉन के उस टेबल की कितने टपल्स हैं। अगर आप उसी टेबल के 4 पार्ट करके मुख्तलिफ सिस्टम्स पे रख देते हैं तो 4 मुख्तलिफ जो हैं जो कॉपीज़ हैं डेटा की, सॉरी जो पार्टीशंस हैं डेटा की, उनके ऊपर वो सेम क्यूरी जब आप लगाएंगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको कई गुना कम
जो है ना टाइम लगेगा उसमें, उसके एग्जीक्यूशन में। मसलन 100 रोज हैं, उसको प्रोसेस कर लें एक सिस्टम पे, या 25-25 रो हर एक 4 सिस्टम्स पे रख के पैरेलली क्यूरी चलाएं, तो आपको भी आपको 1/4 टाइम लगे उस क्यूरी को एग्जीक्यूट करने में, जो कि अगर अदरवाइज आप एक सिंगल सिस्टम पे। डेटा कैन बी पार्टीशन एंड ईच प्रोसेसर कैन वर्क इंडिपेंडेंटली ऑन इट्स ओन पार्टीशन। आप जैसे कि मैंने मतलब बताया है कि हर एक सिस्टम पे जितने सिस्टम आप एंगेज कर रहे हैं इस अरेंजमेंट में, वो हर एक सिस्टम पे एक एक पार्टीशन डेटा की रख दें, और वो जो उसका लोकल प्रोसेसर है वो उसको बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ अ मास्टर नोड या मास्टर सिस्टम, वो तमाम सिस्टम पैरेलली वो जो क्यूरी के जो हैं रिलेशनल ऑपरेशन उनको वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्यूरीज आर एक्सप्रेस इन, जाहिर है कि एसक्यूएल लैंग्वेज में क्यूरी लिखी जाएगी, और आपको बहुत से हालात में अगर सिस्टम लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर ही है, यानी सेंट्रलाइज स्टोरेज है, और वहाँ मल्टीपल मशीन्स में क्यूरी ने मतलब आपने अरेंज किया हुआ है डेटाबेस के लिए, तो आपको इस बात की परेशानी नहीं होनी चाहिए या नहीं होगी कि जिसमें आपको सोचना पड़े कि हर एक सिस्टम पे डेटा का कितना पार्ट या कौन सी पार्टीशन पड़ी हुई है, या ये क्यूरी इस तरह से एग्जीक्यूट होगी मल्टीपल मशीन्स पे इन पैरेलल। वो डेटाबेस सिस्टम इसको हैंडल कर लेता है, अनलेस के डेटाबेस मुख्तलिफ जो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की सूरत में पड़ी हो, तो फिर आपको ये सोचना पड़ता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड जो फॉर्म में डेटाबेसेस में किस तरह से जो क्यूरी है वो एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद है जी कि जो मुख्तलिफ जो क्यूरीज हैं कि जो ओवरलैपिंग नहीं हैं, और फॉर एग्जांपल रीड ओनली क्यूरीज हैं, तो वो एक ही जो है डेटाबेस में जितनी भी उसकी पार्टीशन है, जितनी भी मशीनें हैं, उन पे वो पैरेलली चल सकती हैं, क्योंकि कोई क्यूरी किसी दूसरी क्यूरी ने जो डेटा पढ़ना है उसको ना तो चेंज करे ना उसको डिलीट करे, तो वो सब रीड ओनली क्यूरीज इन पैरेलल चल सकती हैं। हाँ, मसला वहाँ पे पेश आता है कि जब एक क्यूरी फॉर एग्जांपल अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है और दूसरी कोई मुख्तलिफ क्यूरी उसी डेटा को पढ़ने की कोशिश कर रही है कि जो क्यूरी नंबर 1 उसको अपडेट कर रही है, तो क्यूरी नंबर जो 2 है फिर वो पैरेलली नहीं एग्जीक्यूट हो सकती, क्योंकि डेटा तो चेंज हो रहा है। तो वो यहाँ पे लॉकिंग मैकेनिज्म डेटाबेसेस करती हैं कि जो डेटा आइटम अपडेट या डिलीट हो रही है उसको लॉक कर देते हैं, उसको किसी दूसरी क्यूरी उसको वो वाली वैल्यू नहीं पढ़ती है। अगर अपडेट हो रही है तो जो दूसरी क्यूरीज हैं जो उसकी वैल्यू पढ़ चुकी हैं फॉर एग्जांपल, उनको रिस्टार्ट कर दिया जाता है। इस तरह से ये सारा काम डेटाबेसेस खुद ही मैनेज करता है, उसका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हमें इसकी थ्योरी कम से कम पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम कल को अगर जॉब करते हैं डेटा साइंस साइंटिस्ट के तौर पे, तो हम ये देख के परेशान ना हो कि इतना ज़्यादा डेटा है, तो हम एक क्यूरी लिख के जो कि सिक्वेंशली डेटा को पढ़ रही है, तो वो किस तरह से जल्दी ये काम होगा। आपको फीचर पता होने चाहिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कि वो आपकी क्या हेल्प कर सकता है इस सिलसिले में। आपको पता हो कि जी ये पैरेलली एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये पार्टीशन में इसने डेटा रखा हुआ है, तो यू कैन बी सेटिस्फाइड कि जी इतनी देर जो है जितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतनी देर नहीं लगेगी, जल्दी उससे निस्बतन जल्दी आपकी जो क्यूरी है वो उसका काम वो रिजल्ट आ जाएगा। ये डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं जिसमें हम मशीन्स को अरेंज करके तो हम पैरेलल डेटाबेस आर्किटेक्चर अप्लाई कर सकते हैं। उसमें अपर लेफ्ट पे शेयर्ड मेमोरी है कि जहाँ पे मशीन्स को जो है वो इस तरह से आपस में नेटवर्क किया गया है कि हम बाय द वे हम इसमें मशीन्स का बात करने की बजाय इस जो फिगर है इसमें हम प्रोसेसर्स और मेमोरी और हार्ड डिस्क की बात करेंगे। ये एक ख्याली अरेंजमेंट भी हो सकता है जो हमारे सामने है। ये एक्चुअली हम इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, रियल इम्प्लीमेंटेशन में ये चीज़ मतलब सामने आएगी कि
ऊपर इनमें से कितने प्रोसेसर हैं, कितनी डिस्क लगी हुई हैं, ये शेयर्ड मेमोरी की मैं बात कर रहा हूँ। ये रियल टाइम जब एक्चुअल ये चीज़ आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको मतलब आप फिर गिन सकते हैं। इसलिए हम कंसेप्चुअली सिर्फ ये कहेंगे कि जी ये प्रोसेसर हैं इतने अवेलेबल, इतनी हार्ड डिस्क हैं और ये शेयर्ड मेमोरी है जिसकी की अरेंजमेंट की गई है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो पैरेलली इस शेयर्ड मेमोरी की सूरत में डेटा को मैनेज करता है, वो उसका थ्योरी क्या है? उसकी थ्योरी ये है कि वो मल्टीपल मशीन्स, हम सपोज करेंगे एक प्रोसेसर, एक मशीन पे एक ही प्रोसेसर लगा है, तो यहाँ हमारे पास कितने प्रोसेसर हैं? 5। हम ये कह सकते हैं कि 5 मशीनें अरेंज की गई हैं इन पैरेलल, उसको आपस में लिंक किया गया उन सबको। उसमें से 3 मशीनों में की जो हार्ड डिस्क है उसके ऊपर डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम ने डेटा रखा हुआ है, और जितने भी सिस्टम्स हैं एंगेज हुए हैं इन सब की एक ग्लोबल मेमोरी, हर एक की जो मेमोरी है ना उसको इस तरह से, जैसे वर्चुअलाइजेशन में हमने पढ़ा था कि वो एक सॉफ्टवेयर में ये चीज़ ले आता है कि इतनी मेमोरी अवेलेबल है, इतने प्रोसेसर्स हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली सिर्फ वो इतना करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कि वो सब सिस्टम्स की रैम को मिला देता है, और हर एक प्रोसेसर उस ग्लोबल रैम में से डेटा रीड एंड राइट कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, और ये सारा काम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम परफॉर्म करवा रहा होता है थ्रू मैसेज पासिंग ओवर द नेटवर्क। तो जो एम आपको यहाँ नज़र आ रहा है ये एक यानी ग्लोबल मेमोरी सिस्टम है, मेमोरी है कि जो अपने अपने सिस्टम पे लगी हुई है, लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसकी मेमोरी एड्रेसेस ऐसे जनरेट करता है कि वो लगता है कि एक बहुत बड़ी यानी ग्लोबल मेमोरी है, सबकी जो सिस्टम्स की जो मेमोरी है वो आपस में इस वाले से कहें तो शेयर्ड है। सो जो क्यूरी है या जो डेटा है वो मेमोरी, ग्लोबल मेमोरी में आएगा, और कोई भी प्रोसेसर उस ग्लोबल मेमोरी में से डेटा रीड कर सकता है, इसी तरह से रीड कर सकता है कि जैसे वो मेमोरी उसी सिस्टम में लगी हुई है। दूसरा आर्किटेक्चर है जी शेयर्ड डिस्क का, कि जहाँ प्रोसेसर्स इंडिविजुअल सिस्टम्स पे प्रोसेसर और मेमोरी लोकली वो अपनी अपनी मेमोरीज यूज़ करते हैं। देयर इज़ नो ग्लोबल शेयर्ड मेमोरी। उसमें फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जो मैसेज पासिंग करनी है या जो उसने मैनेजमेंट करनी है ग्लोबल मेमोरी की डेटाबेस ने, उसके ओवरहेड से निजात मिल जाती है। ये जस्ट लाइक प्रोडक्ट आप कह लें, किसी ने शेयर्ड मेमोरी की प्रोडक्ट डेटाबेस की बना ली, उन्होंने उसको कहा जी वाह वाह ये देखें कैसे अरेंजमेंट है सिंपल। किसी ने शेयर डिस्क की बना ली किसी दूसरी कंपनी ने, उन्होंने कहा जी ये सबसे बेस्ट है। बहरहाल तो जो डेटा है वो जो इन्हीं सिस्टम के जो हार्ड डिस्क हैं उनमें से 3 हार्ड डिस्क पे डेटा स्टोर्ड है, और जो सारे सिस्टम इस तरह से एक्सेस करते हैं डेटा को कि जैसे वो ग्लोबल हार्ड डिस्क से डेटा एक्सेस कर रहे हैं। आप ये भी सपोज कर सकते हैं कि डेटा किसी एक स्टोरेज शेयर्ड स्टोरेज जो डिवाइस है, जो कि मतलब एक स्टैंड अलोन डिवाइस होती है, उसमें मल्टीपल हार्ड डिस्क या सॉलिड स्टेट डिस्क लगी होती हैं, वहाँ पे डेटा स्टोर है, और सारे सिस्टम मिलके ये 5 सिस्टम उस डेटा को उस स्टोरेज डिवाइस में से पैरेलली एक्सेस कर रहे हैं। फिर उसी तरह शेयर्ड नथिंग है कि यहाँ पे जो हर एक सिस्टम पे बस डेटा की एक पार्टीशन पड़ी हुई है, वो जो ये सारे सिस्टम आपस में तो कनेक्टेड हैं, वो किसी एक क्यूरी के मल्टीपल उसके पैरेलल एग्जीक्यूट करेंगे अपनी अपनी डेटा की कॉपी, अपनी अपनी डेटा की पार्टीशन पे, वो कुछ भी शेयर नहीं करेंगे, ना मेमोरी शेयर होगी ना हार्ड डिस्क शेयर होगी। हाँ वो रिजल्ट आपस में शेयर कर लेंगे, या जो मास्टर नोड इसमें से अगर होगी तो उसको वो रिजल्ट सेंड कर देंगे, लेकिन क्यूरी वो लोकली ही चलाएंगे, जितना भी उनके पास डेटा की पार्टीशन में डेटा है उसके ऊपर ही बस क्यूरी चलेगी। और फिर लास्ट में है जी हायरार्चिकल। हायरार्चिकल में है कि इन सब चीज़ों का मिक्सचर, ये डिपेंड करता है बीइंग डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो वो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वो किस तरह से बेहतर समझते हैं, या जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं सॉफ्टवेयर वो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। बहरहाल जो जैसे पहले बात हो चुकी है, इसमें है जी शेयर्ड मेमोरी, शेयर्ड डिस्क, और शेयर्ड नथिंग, और हायरार्चिकल जो अरेंजमेंट है, ये उसके बारे में हमें
मतलब हम डिस्कस कर चुके हैं। शेयर्ड मेमोरी जी, एक्सट्रीमली एफिशिएंट कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसर्स। डाउन साइड क्या है जी, इज नॉट स्केलेबल बियॉन्ड 32 और 64 प्रोसेसर्स, वाइडली यूज फॉर लो डिग्री ऑफ फैलेंस। 4 से 8 जो प्रोसेसर्स हैं उनको इंगेज करके तो आमतौर से शेयर्ड मेमोरी सिस्टम बनाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू दिस बुक। और उसमें यह है कि ये आप एक हद तक इसको यानी 32 या 64 प्रोसेसर्स तक ही आप ले जा सकते हैं, क्योंकि उसके सॉफ्टवेयर टूल्स ही इतने ही अवेलेबल हैं जब ये बुक लिखी गई होगी। तो बहरहाल शेयर डिस्क में IBM के जो हैं टूल्स अवेलेबल हैं, HP के जो है अब वो हैं टूल्स वो भी अवेलेबल हैं। और इसमें यह है कि जब आप हार्ड डिस्क शेयर करते हैं तो हार्ड डिस्क इज स्लोअर देन रैम, हार्ड डिस्क इज स्लोअर देन प्रोसेसर। जितनी हार्ड डिस्क की स्पीड है मैक्सिमम, बस आप उससे ज़्यादा डेटा रीड एंड राइट नहीं कर सकते। Shared disk system can scale up to somewhat larger number of processors, but communication between processors is slower. हाँ, अलबत्ता यह है कि आप इसको आसानी से मतलब 10 हार्ड डिस्क इंगेज कर रहे हैं, आप 50 कर लें, आप 100 कर लें हार्ड डिस्क। लेकिन यह है कि जितनी ज़्यादा ज़ाहिर हार्ड डिस्क आप इंगेज करेंगे उतना ही ज़्यादा प्रोसेसर्स को इंडिविजुअल हार्ड डिस्क पर से डेटा ढूंढना पड़ेगा या उनके साथ मैसेज पासिंग से कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। वो इसका ओवरहेड है, ताहम ये सस्ता पड़ता है बाय द वे। फिर उसके बाद शेयर्ड नथिंग में डिफरेंट जो अरेंजमेंट्स हैं वो सॉरी टेरा डेटा की प्रोडक्ट्स हैं, टैंडम, ओरेकल, एनक्यूब की जो अरेंजमेंट है, ये सारी डेटा बेसेस हैं, मशहूर डेटा बेसेस हैं ये। टेरा डेटा लाइक इट डील्स द डेटा इन टेराबाइट्स, सिंपल एज दैट। ओरेकल भी अब काफ़ी पॉपुलर जो है, काफ़ी वॉल्यूम में डेटा ये भी पिक कर रहे हैं और इसको हैंडल कर सकते हैं। सो जैसे मैंने बताया कि डेटा जो है वो लोकली पार्टीशन डेटा की जो जिस सिस्टम पे उसने वही एक्सेस करना है। और यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट बात है कि आप जो शेयर्ड नथिंग आर्किटेक्चर में आप थाउजेंड्स ऑफ मशीन्स को आप इकट्ठे वर्चुअली आप उनको जोड़ सकते हैं और आप अपनी जो क्यूरी है उसकी जो एग्जीक्यूशन है उसको ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं। पूरा डेटा सेंटर पे आप यानी शेयर्ड नथिंग आर्किटेक्चर लगा सकते हैं इफ़ यू कैन अफोर्ड इट। और द मेन ड्रॉबैक है इसका कि जो आपस में जो कम्युनिकेशन है बाज़ का वो जितनी ज़्यादा ज़ाहिर मशीन्स होती जाएंगी, जो क्यूरी का जो रन टाइम एनवायरनमेंट कंट्रोल कर रहा है, जो सॉफ्टवेयर मास्टर सॉफ्टवेयर कह लें आप उसको उतनी ही ज़्यादा जो हैं वो कम्युनिकेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी कोऑर्डिनेशन और हार्मनी के लिए अमंग ऑल द मशीन्स। तो ये एक मतलब हर चीज़ का ज़ाहिर है कि कोई ना कोई ड्रॉबैक होता है, कोई ना कोई उसका फ़ायदा ज़रूर होता है। तो इसमें उन्होंने इसको मेंशन किया हुआ है। हर आर्टिकल में सभी के फ़ायदे और नुकसानात कंबाइन हो जाते हैं, डिपेंड्स कि आप क्या उसको अचीव करना चाह रहे हैं उसमें से हर आर्टिकल अरेंजमेंट में से। जो कोर्स ग्रेन है यानी कि एक हद तक आप कह लें कि या लो लेवल पे या स्मॉल नंबर ऑफ प्रोसेसर हैं अगर आपके पास, यानी कम थोड़ी मशीनें हैं, तो आप एक कह सकते हैं हम कोर्स ग्रेन पैरेललिज्म इम्प्लीमेंट किया है। और एक है जी कि फाइन ग्रेन पैरेललिज्म है कि जिसमें डेटा तकरीबन आप कह लें कि हर मशीन के ऊपर जो डेटा है वो हाईली यानी पार्टीशन डेटा है पड़ा हुआ है, कि जहाँ से आप एक सिंगल टपल के लेवल पे आप पैरेललिज्म आप क्यूरी पैरेललाइज कर सकते हैं। जस्ट मैं आपको जस्ट ये इनकी एक एग्जांपल है, तो उसको हम कहेंगे कि ये मैसिवली पैरेलल जो है आर्किटेक्चर है। यानी अगर आपके पास 4 सिस्टम हैं तो ज़ाहिर है कि हर एक सिस्टम पे आपने डेटा की फॉर एग्जांपल ऑन एवरेज 1/4 पार्टीशन आपने डेटा की वहाँ पे प्लेस की। अब उससे ज़्यादा 4 से ज़्यादा आप क्यूरीज फॉर एग्जांपल वहाँ पे नहीं एग्जीक्यूट कर सकते, करेंगे भी तो ज़ाहिर डेटा की 4 कॉपीज ही हैं, तो उन पे उस नंबर ऑफ कॉपीज और हर एक कॉपी में जितनी वॉल्यूम है उसमें से
जिस कॉपी की सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है वही सबसे ज़्यादा देर वहाँ पे क्यूरी लगाएगी, अगर सेम क्यूरी सारी पार्टीशंस पे चल रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप 100 सिस्टम एंगेज करके वहाँ पे 100 पार्टीशंस रख देते हैं डेटा की, तो अब हर एक सिस्टम पे थोड़ा डेटा पड़ा हुआ है, और अगर आप पैरेलली क्यूरी चलाएंगे तो वो उस 4 सिस्टम के जो डेटा उतनी ही वॉल्यूम का डेटा जो 4 सिस्टम पे था, उतनी वॉल्यूम का डेटा 100 सिस्टम्स पे आपने लगाया है, तो 100 सिस्टम वाला डेटा जो मैसिवली पैरेलल कहलाएगा, उस पे क्यूरी जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगी, क्योंकि वो फाइन ग्रेन यानी ज़्यादा स्मॉलर जो पार्टीशंस हैं उसके अंदर वो डेटा पड़ा हुआ है। स्केलिंग अप और स्पीड अप जो है दो डिफरेंट फिनोमिना हैं। हम अगर ये कहें कि जी हम एक सिस्टम पे 1 घंटा लगता है क्यूरी एग्जीक्यूशन में, कोई भी क्यूरी है सेम डेटा के लिए है अगर, और हम उसको 4 सिस्टम पे हम होस्ट कर दें, तो हम ये कहेंगे कि जी अब हमारे पास एक लार्ज सिस्टम आ गया हुआ है और उसमें 4 गुना ज़्यादा हमने रिसोर्सेज लगाए हैं, तो हमें 4 गुना कम टाइम लगेगा। तो ऐसा अगर हम सोचें तो वी विल बी कंसिडरिंग कि लीनियर स्पीड अप है, कि जितनी मशीनें ऐड करते जाओगे उतनी गुना टाइम कम लगता जाएगा। आप एक मशीन पे जितना काम किया है, अगर आप 10 मशीनों पे वही डेटा रख दो, क्यूरी एग्जीक्यूट करो, वही क्यूरी एग्जीक्यूट करें, तो आपको 10 गुना ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलेगी। ऐसा अगर हम सोचें तो दिस इज़ लीनियर स्पीड अप, जो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली देखें तो। जाहिर है कि जैसे पहले भी हमने पैरेलल आर्किटेक्चर जो भी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं, उसमें है कि कम्युनिकेशन ओवरहेड जो है, या जो मैनेजमेंट का ओवरहेड है, वो इतना ज़्यादा आ जाता है क्यूरी की मैनेजमेंट का, कि हम लीनियर स्पीड हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो हम सब लीनियर स्पीड अप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच इज़ लाइक ठीक है, वो भी मतलब एटलीस्ट वो स्पीड अप तो है। ये डिपेंड करता है कि हम अगर ये सब लीनियर स्पीड अप अचीव करना चाह रहे हैं और उसके लिए हमें नई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो उस वक्त यू बीइंग डेटा साइंटिस्ट यू कैन थिंक कि क्या हम फिर डेटाबेस ही यूज़ करें, या हम बिग डेटा के जो दूसरे जो सॉल्यूशंस हैं हम जैसे हडूप है, स्पार्क है, हम उसकी तरफ मूव कर जाएं। तो दूसरी तरफ आप देखें जो स्केल अप है, स्मॉल जो सिस्टम के ऊपर आप एक छोटी प्रॉब्लम, यानी हम एक स्मॉलर सेटअप या सिंगल मशीन के ऊपर आप एक जो प्रॉब्लम है रखते हैं, वो उसको जितने भी टाइम में सॉल्व करता है, यानी उस क्यूरी को जितना भी टाइम में वो एग्जीक्यूट करता है। अगर आप उसी तरह के जो है मतलब आप समझें कि ये डेटा आपके पास 500 MB का डेटा है और उसके ऊपर 5 मिनट लगते हैं क्यूरी को, सिंगल मशीन के ऊपर पड़ा हुआ है डेटा, वहीं एग्जीक्यूशन भी हो रही है क्यूरी की, 5 मिनट में क्यूरी चल जाती है। तो अगर आपके पास 1 GB का डेटा है, वही क्यूरी है, तो ऐसा हो सकता है कि वो 1 GB का डेटा आप रख लें फॉर एग्जांपल दूसरी मशीन के ऊपर, आधा डेटा 500 MB का डेटा उस पर रख लें, 500 MB का डेटा पहली मशीन पे रख लें। अब आप सेम क्यूरी चलाएं, ओवरऑल अब डेटा की वॉल्यूम बढ़ गई है लेकिन पार्टीशन भी 2 हो गई हैं, तो आपको मैक्सिमम टाइम उतना ही लगे, या टाइम आपको हो सकता है कि कम लगे। एलैप्स टाइम का मतलब है कि टोटल टाइम जितना भी वो उसमें है, लेकिन उस सिस्टम जो सिंगल सिस्टम है उस पर जितना टाइम लगता था उससे ज़्यादा टाइम ना लगे। तो आप कहें कि हम लीनियरली हम रिसोर्सेज इंक्रीज करते जाएं, और हमें जो है प्रॉब्लम साइज मसलन पहले एक 500 MB का डेटा था, अब 1 GB का डेटा पे हमने करना है, हम 1500 GB 2000 GB सॉरी 1500 MB 2000 MB, इस तरह से हम 500 MB के जो है उसमें हम स्केल अप हम अगर कर रहे हैं, तो हम एडिशनल मशीनें ऐड करते जाएं, तो हम जो जो टाइम है एग्जीक्यूशन का, या हम इस तरह से करके हम अपना जो पैरेलल क्यूरीज भी चला सकते हैं रन टाइम पे, हम इस डिसीजन को भी ले सकते हैं, और हम टाइम वेस्ट होने से यानी हम बचा सकते हैं। यानी जितना रेशो हमें
लगनी थी, मिसाल के तौर पे स्मॉल मशीन टू लार्जर मशीन में स्केल अप की, जैसे जब हम मशीन्स बढ़ाते जाएंगे क्योंकि प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, तो ये जो स्केल अप का जो प्रोपोर्शन है ये सेम रहे। मिसाल के तौर पे स्मॉल मशीन पे elapsed टाइम है 5 मिनट, बिग सिस्टम बिग प्रॉब्लम elapsed टाइम भी 5 मिनट ही लगे उसे, एक 1 की रेशो, स्केल अप की जो रेशो है वो 1 चल रही हो। जब हम इस अंदाज से सोचते हैं तो जब हम मशीनें बढ़ाना शुरू कर देते हैं तो ये रेशो कम होना शुरू, लेस एफिशिएंट होना शुरू हो जाता है काम। किस वजह से? क्योंकि फिर कम्युनिकेशन ओवरहेड बढ़ना शुरू हो जाता है। जो स्केल अप की इक्वेशन आपके सामने है, स्मॉल सिस्टम स्मॉल प्रॉब्लम लास्ट टाइम आप 5 मिनट ही रखें, लेकिन जब आप बिग सिस्टम बिग प्रॉब्लम्स लैप्स टाइम पे 5 मिनट हो सकता है आप मेंटेन कर लें कुछ देर तक, लेकिन जैसे ही एक हद से ज़्यादा मशीन्स बढ़ेंगी, पैरेललाइज अगर आप जितना ज़्यादा करते जाएंगे, ये जो रेशो है ये लेस एफिशिएंसी की तरफ जानी शुरू हो जाएगी, यानी जो डिनोमिनेटर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा इसमें। जब वो डिनोमिनेटर बढ़ना शुरू होगा तो फिर वो एक हद तक ही आप कहेंगे कि हम पैरेलल मशीनें ऐड करते जाएंगे तो हम यानी सिंगल मशीन की निस्बत हम फ़ायदा ले रहे हैं। लेकिन वो एक टाइम आएगा, ये जो सब लीनियर स्केल अप है इट इज़ गोइंग टुवर्ड डाउनवर्ड्स, का मतलब है कि एक टाइम आएगा कि आप नई मशीन लगा भी लेंगे तो आपको कोई परफॉर्मेंस में बेहतरी नहीं आएगी, ज़ीरो या ज़ीरो तक अप्रोच कर जाएगा, जितना टाइम मतलब बढ़ना शुरू हो जाएगा, उल्टा टाइम सेविंग की बजाय जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो एक हद है, एक पैरेललिज्म की एक हद है, वो इन्होंने ये दो इक्वेशंस में, दो जो स्टैटिस्टिक्स जो हैं मेजर्स हैं परफॉर्मेंस मेजर, इसमें उन्होंने प्रूव किया हुआ। थ्रूपुट है the number of tasks can be completed in a given time interval, or response time is the amount of time it takes to complete a single task from the time it is submitted। हम एटीएम पे यानी लॉगिन वो कार्ड हम उसमें पुट करते हैं और हम डायल करते हैं और हमें ट्रांजैक्शन है हमें, या फिर हम विड्रॉ कर रहे हैं या हम बैलेंस इंक्वायरी सिर्फ करते हैं, तो हमें जितनी जल्दी वो बैलेंस नज़र आ जाएगा, इसका मतलब है कि रिस्पांस टाइम उसका बहुत कम है, यानी बहुत फास्ट है जो सिस्टम है। और हम फिर अगला जो भी बैंकिंग का जो भी प्रोसीजर है, अपने पैसे विड्रॉ करने हैं या हम कहें कि हमने नहीं इस वक्त विड्रॉ करने, वो हम काम परफॉर्म कर लेंगे। सो रिस्पांस टाइम इज़ वन ऑफ द बेसिक थिंग्स कि जो हम चाह रहे हैं कि वो कम से कम हो। थ्रूपुट है कि एक टाइम पे कितने लोग उस सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, या कितनी क्यूरीज वो एक टाइम पे चला सकता है। तो ऑफ कोर्स हमें ये भी ज़्यादा चाहिए, यानी इन दोनों में से थ्रूपुट ज़्यादा चाहिए हमें, रिस्पांस टाइम हमें कम चाहिए। स्केलिंग अप अगर हमने करनी है तो बैच स्केल अप है कि एक सिंगल लार्ज जॉब है, typical of most database queries and scientific simulation use an n time larger computer and n time larger problem। ये बिल्कुल वैसे ही है बैच स्केल अप जो इस फिगर में राइट साइड की फिगर में है, कि जैसे जैसे आपके पास ज़्यादा रिकॉर्ड आपने प्रोसेस करना है या रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ती है डेटा प्रोसेसिंग की, आप उतनी मशीनें ऐड करते जाएं तो आप अपनी परफॉर्मेंस मेंटेन कर सकते हैं या बेहतर कर सकते हैं। आप ये मतलब उसमें है कि आप एक बैच की सूरत में इसको मशीन्स को जो है जितनी लार्जर प्रॉब्लम है उतनी आप कंप्यूटर्स आप लगा दें अपने सिस्टम में और उसको आप चलाएं। फिर ट्रांजैक्शन स्केल अप है, न्यूमरस स्मॉल क्वेरीज सबमिटेड बाय इंडिपेंडेंट यूजर्स टू अ शेयर्ड डेटाबेस, टिपिकल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एंड टाइम शेयरिंग सिस्टम्स, n times as many users submitting requests, hence n times as many requests to a n time larger database on an n time larger computer। के जो बैच स्केल अप है पहली उसके मुकाबले में ट्रांजैक्शन स्केल अप में एक क्यूरी नहीं है कि जिसके ऊपर आप कहेंगे अभी इस क्यूरी ने 10 GB का डेटा कवर करना है या 20 GB का डेटा कवर करना है तो हम उतनी मशीनें ऐड करते जाएं। यहाँ ट्रांजैक्शन स्केल अप का मतलब में कॉन्सेप्ट ये है कि मल्टीपल यूज़र्स हैं, उनकी मल्टीपल क्यूरीज हैं जो कि आपने इकट्ठी अगर आपने एग्जीक्यूट करनी है तो आप किसी हिसाब से
या जो लॉजिक है कि आप मशीनों को क्यों लार्जर नंबर ऑफ मशीन्स आप यूज़ करें, वो यही है कि हमारे पास मल्टीपल यूज़र्स हैं और मल्टीपल टाइप की क्यूरीज हैं उनकी, और हम उन सब क्यूरीज को इन पैरेलल चलाना चाह रहे हैं, तो एक मशीन अकोमोडेट नहीं कर पाएगी। हमें ज़्यादा मशीनें चाहिए हैं, उस पर हम डेटा की ज़्यादा कॉपीज़ रखेंगे ताकि हम ज़्यादा यूज़र्स को एक ही टाइम पे अकोमोडेट कर सकें। इट इज़ कॉल्ड ट्रांजेक्शन स्केल अप। फैक्टर्स लिमिटिंग स्पीड अप एंड स्केल अप, उसमें पहली चीज़ तो यही है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, स्टार्टअप कॉस्ट क्या है उसकी। हमने क्लाउड में जैसे पढ़ा था, स्टार्टअप कॉस्ट कुछ भी नहीं है उसकी। अगर हम क्लाउड की तरफ मूव करते हैं कि उसमें तो आपको वर्चुअल मशीन फौरी तौर पे अवेलेबल हो जाएगी और उसको आप मतलब यूज़ करें, आपको कोई हार्डवेयर अरेंजमेंट, सॉफ्टवेयर की अरेंजमेंट नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, इट डिपेंड्स कि आपको जो क्लाउड प्रोवाइडर है वो पैरेलल डेटाबेस के सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। आई एम होपफुल कि कोई ना कोई जो क्लाउड प्रोवाइडर है वो ये चीज़ प्रोवाइड कर रहा होगा कि आप रन टाइम पे वर्चुअल मशीनें एंगेज करते जाएं, ज़्यादा करते जाएं और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्यूरी। उसके बाद है जी, ताहम यहाँ जो है ना वो ये है कि स्टार्टअप कॉस्ट एक इज़ अ लिमिटिंग फैक्टर कि आपको अरेंज करनी पड़ेगा हार्डवेयर। फिर इंटरफेरेंस है, प्रोसेसर्स एक्सेसिंग शेयर्ड रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल सिस्टम डिस्क बस और लॉक्स compete with each other obviously। मैंने जैसे पहले जिक्र किया, दो क्यूरीज हैं, एक क्यूरी डेटा चेंज कर रही है, दूसरी क्यूरी उसी डेटा को पढ़ने की कोशिश कर रही है। तो जो क्यूरी डेटा को चेंज कर रही है उस वो डेटा लॉक कर देगी, और जो दूसरी क्यूरी है उसको वेट करना पड़ेगा। अगर जो दूसरी क्यूरी है वो किसी दूसरे सिस्टम ने जनरेट की है जो पैरेलल अरेंजमेंट में है, तो इसका मतलब है कि उस सिस्टम को वेट करना पड़ेगा। अगर उसने एक सीक्वेंस में क्यूरीज चला रहा है वो, तो वो सेंड कर रहा है यानी क्यूरीज को, तो उस सीक्वेंस में पिछली क्यूरीज को वेट करना पड़ेगा। ये है जी इंटरफेरेंस आपस में उसकी वजह से होने वाला डिले। जी स्क्यू, ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम इज डिटरमिन्ड बाय स्लोएस्ट ऑफ पैरेलली एग्जीक्यूटिंग टास्क, कि जो टास्क मैंने जैसे पहले आपको बताया कि अगर डेटा की आपने मल्टीपल पार्टीशंस की हैं, उन पार्टीशंस में से हम कहीं इक्वल पार्टीशन है, चार सिस्टम पे हमने रखी हैं, 1/4 ऑफ डेटा इज एग्जिस्टिंग ऑन एवरी पार्टीशन। जब आप क्यूरी चलाते हैं, क्यूरी चारों पार्टीशन पे सेम क्यूरी चल रही है विद सेम क्राइटेरिया, एक्सेप्ट दैट कि एक पार्टीशन में वो डेटा है ही नहीं जो क्राइटेरिया आपने दिया हुआ है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में कुछ डेटा है, और चौथे में ज़्यादातर डेटा है कि जो उस क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है। अब वो अब डेटा पिक कर रही है क्यूरी अकॉर्डिंग टू द फिल्टर, और उसके बाद उस पर कोई कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर रही है। तो सबसे ज़्यादा देर क्यूरी को वहाँ लगेगी, उस पार्टीशन पे लगेगी जिसमें ज़्यादा डेटा है उसके फिल्टर के मुताबिक, उसका जो क्राइटेरिया उसके मुताबिक, और इस वजह से ओवरऑल जो पैरेलल क्यूरी एग्जीक्यूशन है वो स्लो हो जाएगी, जस्ट बिकॉज के एक पार्टीशन में बहुत ज़्यादा डेटा था अवेलेबल अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया जो क्यूरी में गिवन था, और फिर वहाँ पे क्यूरी को देर लगी। तो सारी पार्टीशनों पे क्यूरी चल चुकी होगी। फॉर एग्जांपल वो एक जो एक पार्टीशन है उस पर वो देर लगाएगी, और ओवरऑल क्यूरी का रिजल्ट आने में देर इसलिए लगेगी कि वो एक पार्टीशन पे डेटा की प्रोसेसिंग में ज़्यादा टाइम लगा था। तो हम चाहे 4 की जगह 5 सिस्टम भी लगा लें, बात फिर वही आती है कि जहाँ पे डेटा ज़्यादा मिलेगा पार्टीशन में, उस क्राइटेरिया के मुताबिक डेटा ज़्यादा मिलेगा, वहाँ प्रोसेसिंग का टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो हम यानी डेटा को फाइन ग्रेन पैरेललिज्म भी में ले जाने की कोशिश करें भी, तो भी ये चीज़ अपनी जगह पे रहेगी। इसको कहते हैं स्क्यू, कि जिसकी वजह से यानी सब कुछ ठीक ठाक है लेकिन एक अननोन रीज़न या एक रैंडम रीज़न की वजह से हमारा सिस्टम फिर भी अनप्रेडिक्टेबली स्लो हो जाता है, स्लो हो सकता है। इसके ऑपोजिट में देखें, अनप्रेडिक्टेबली फास्ट भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन के क्या क्यूरी चल रही है। तो जो पार्टीशनिंग टेक्निक्स हैं फिर वो उस पर बात आती है कि डेटा को ऐसे पार्टीशन किया जाए कि जो ये स्क्यू की वजह से जो है ना आने वाला जो है डिले उसको कम से कम किया जा सके। तो ये इंटरकनेक्शन आर्किटेक्चर हैं, ये भी वही रिलेटेड हैं, पहले जो फिगर गुजरी है
पैरेलल डेटाबेस आर्किटेक्चर में। इसमें जस्ट नेटवर्क के हिसाब से एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम किस तरह से जो है अरेंज कर सकते हैं सिस्टम्स को। बस की सूरत में मैश है, फिर हाइपर क्यूब की सूरत में अरेंज किया जा सकता है कि जिसमें मैश भी नहीं है वो और बस भी नहीं है, और एक जो सिस्टम है वो फिर भी मल्टीपल सिस्टम्स के साथ एक टाइम पे कनेक्टेड है। फिर उसके बाद हमारे अगले टॉपिक्स हैं पार्टीशनिंग और पैरेलल क्यूरी प्रोसेसिंग के, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक